एक लड़के की जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। और जैसे इस बात को वह सुनता है तो वह अपने गांव से सीधा अपने उस शहर के किराए के मकान में जाता है जहां पर वो रहा था और वहीं से उसने सरकारी नौकरी की तैयारी की थी। और वहां पर जाकर जो मकान मालकिन होती है उसे बताने लगता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। यह बात सुनकर जो मकान मालकिन होती है वो विधवा होती है और उसका 8 साल का एक बेटा भी होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम आराम से शादी कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन तभी जो लड़का होता है वो कहता है कि आपको तो नहीं है लेकिन मुझे आपत्ति है, क्योंकि मेरी ये जो जिंदगी है वो आपकी ही देन है और अगर आप ना होती तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता, तो इसीलिए मेरी आगे की जो जिंदगी है वो आपके साथ ही व्यतीत होगी। मालकिन मना करती है, कहती है कि देखो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो वो कह देता है कि मुझे इससे कोई भी परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, बस मैं आपको जानता हूं और आपसे ही शादी करना चाहता हूं। कौन था ये लड़का और किस वजह से अपनी उम्र से बड़ी विधवा मालकिन से शादी करना चाहता था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू देश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर एक सीमा नाम की विधवा महिला रहा करती है। सीमा जो कि प्राइमरी टीचर है और वह अपने 8 साल के बेटे के साथ एक घर में रहा करती है, जो घर 2 मंजिल बना हुआ है। ऊपर के कुछ कमरे हैं जिनको वो किराए पर उठाया करती है और नीचे का एक कमरा भी खाली है जिसको वो किराए पर दे दिया करती है, क्योंकि दोनों माँ बेटे ही थे और दोनों माँ बेटे जब घर के अंदर रहते हैं अकेले तो उन्हें डर लगता है, तो इसी वजह से वो किराएदारों का सहारा लिया करती है। हालांकि रुपये पैसों की उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पति पुलिस में थे और उनकी भी पेंशन उसके पास आया करती है। अब यहाँ पर जैसे ही ये बात होती है तो उसी दौरान जो विधवा महिला होती है उसके एक बार क्या होता है कि ऊपर वाले किराएदार और नीचे वाले किराएदार दोनों के दोनों मकान खाली करके चले जाते हैं। और उसके बाद उसे बड़ा ही डर लगता है। अपने 8 साल के बेटे के साथ वह वहाँ पर रह तो रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कहीं ऐसी वैसी कोई बात ना हो जाए। तो इसी वजह से उसने चारों तरफ बोल रखा था कि कोई किराएदार हो तो मुझे बता देना। अब इसी दौरान जब उसने ऐसा बोल रखा था तो ये समय था 2015 का। 2015 में अगस्त का महीना होता है और एक दिन बारिश हो रही थी। बारिश के समय में यहाँ पर जो महिला थी वह अपने घर में बैठी हुई थी और उसे बहुत ज़ोर से डर लग रहा था। लगभग शाम का ही समय हो गया था और उसी समय उसके दरवाजे की घंटी बजती है। अब जैसे वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक जवान लड़का खड़ा हुआ था जिसके हाथ में उसका बैग था और वो कहता है कि मुझे बताया गया है कि आपके यहाँ पर किराए पर कमरा मिला करता है। अब इस बात को सुनकर जो महिला होती है उससे पूछने लगती है कि कैसे कैसे यहाँ पर रहोगे। तो वो बताता है कि मैं ना नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ने लिखने वाला हूँ और मैं यहाँ पर किराए पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जो विधवा महिला सीमा होती है वह उससे उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम अभिषेक बताता है। लड़का काफ़ी सीधा साधा लग रहा था, तो इसी वजह से वह वैसे तो दिया नहीं करती है अकेले लड़के को किराए पर कमरा, क्योंकि चारों तरफ बदनामी का डर रहता है। लेकिन फिर भी वो कह देती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो और ये कमरा है लेकिन मेरे कुछ रूल रेगुलेशन होंगे। तो उसके बाद अभिषेक पूछता है कि क्या रहेंगे। तो वह कहने लगता है देखो यहाँ पर तुम्हारी ना तो कोई फ्रेंड आएगी, कहीं लड़कियों वगैरह को लाने लगो, और ना ही तुम 9 बजे के बाद घर से बाहर जा सकते हो। उससे पहले तुम्हें अपना जो कुछ भी लाना वो ले आना और 9 बजे के बाद ये घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ना तो आने के लिए और ना ही जाने के लिए। तुम्हें नीचे वाला कमरा ही मैं दे दूंगी और नीचे से ही अपना आराम से पढ़ाई लिखाई करना और इससे ज़्यादा कोई भी मतलब मत रखना। अब यहाँ पर जो अभिषेक होता है वो कहता है कि ठीक है मैडम, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये बता दो कि किराया कितना है। उसके बाद जो महिला होती है वो कहती है कि 2500 रुपये किराया है। लेकिन तभी जो अभिषेक है वो कहता है कि मैडम देखो, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे पिता किसानी किया करते हैं और मैं 3-4 बार पहले भी अटेम्प्ट दे चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरा हुआ नहीं है। ये मेरे पास आखिरी बार है और पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो अब थोड़ा कम कर लीजिए ना। तो उसके बाद जो विधवा महिला होती है वह उसकी तरफ देखती और देखते हुए सोचने लगती है कि यार मैं अगर इससे पैसे कम ना करूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कमरे में रहने के लिए मना कर दे और फिलहाल कोई किराएदार भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए 500 रुपये कम कर देती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, महीने का 2000 दे देना और ये कमरा तुम्हारा। उसके बाद जो लड़का होता है वो एकदम से खुश हो जाता है
और कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मेरा इतना ही बजट था और इतने में ही मैं यहाँ पर रह लूँगा। ऐसा कहकर वह कमरा देखता है और उसके अंदर अपना सामान जमा लेता है और वहीं पर जो कुछ भी बनाना खाना होता है वो बना खाकर अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगता है। रोज सुबह सुबह वह कोचिंग के लिए चला जाया करता, रात को वहीं पर रहा करता, पढ़ाई लिखाई किया करता। और जो विधवा महिला होती है वह भी इस बात से बड़ी खुश होती है कि चलो अब घर के अंदर कोई तो है जिससे उसे डर नहीं होगा कि कैसी भी कोई दिक्कत होने का। वह अपने बच्चे के साथ सुबह सुबह घर से निकला करती, पहले बच्चे को स्कूल में छोड़ा करती, उसके बाद खुद अपने स्कूल में जाया करती क्योंकि वो एक प्राइमरी टीचर है, और उसके बाद शाम को लौटा करती और अपने बच्चे को भी वापस लेकर आया करती। इस तरह का उसका रोटेशन चल रहा था और धीरे धीरे समय बीत रहा था। यहाँ पर वह लड़का जब भी निकला करता है अपने कमरे से तो वह उसे देखा करती है और उसे देखती भारती रहा करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई वह ऐसा वैसा कुछ काम कर रहा हो। लेकिन तभी एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह अक्सर वह लड़का उठ जाया करता था, लेकिन आज सुबह सुबह वो नहीं उठा था। उसके बाद विधवा महिला सोचती है कि हो सकता है शायद रात को लेट सोया हो, पढ़ाई लिखाई करने वाला है ना, तो इसीलिए वह उस पर ज़्यादा गौर नहीं देती है और उसके बाद वहाँ से सीधा अपनी ड्यूटी पर चली जाती है, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ती है। लेकिन जैसे ही शाम को वापस लौटती है तो उसके बाद भी वो लड़का घर के अंदर ही था, ना तो उसके बाहर जाने के कोई संकेत दिखाई दे रहे थे और वह बिल्कुल उसी तरह से थे जिस तरह से सुबह था। और उसके बाद उस महिला को डर लगने लगता है, सोचती है कि ऐसा तो नहीं इसने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया हो, क्योंकि अक्सर पढ़ने लिखने वाले बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में आकर ऐसा कदम उठा लिया करते हैं। और ऐसा सोचकर वह एकदम से जाकर दरवाजा ठोकने लगती है। अब जैसे वो दरवाजा ठोकती है तो अंदर से कोई आवाज़ तो नहीं आती है और इससे उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे ही थोड़ी देर तक वो दरवाजा ठोकती है और कहती है कि क्या हुआ, कोई है अंदर, दरवाजा खोलो जल्दी से। तो उसके बाद जो लड़का अभिषेक होता है वह जैसे तैसे खड़ा होता है और खड़ा होकर दरवाजा तो खोल देता है, लेकिन उसकी आंखों में जो बीमारी का असर था वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल इसे सुबह से ही बहुत जोर से बुखार है और बुखार की वजह से ये चल भी नहीं पा रहा है। उसके बाद जो विधवा महिला होती है वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, आज तुम सुबह से घर से नहीं निकले। हालांकि हालत को देखकर उसे पता तो चल गया था, तो वो कहने लगता है कि मैडम मैं बीमार था, इसी वजह से घर से बाहर नहीं निकला, आज कोचिंग भी नहीं गया हूँ। इसके बाद जो विधवा महिला होती है उसके माथे पर हाथ रखती है और उसके बाद उसे डांटने लगती है, कहती है कि मरवाओगे क्या, मेरे घर में रह रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे ही लोग तरह तरह से ताने मारते, दवाई लेकर आओ, जाओ अभी के अभी। लेकिन वो कहता है नहीं मैडम मैंने गर्म पानी पी लिया है और उसी से मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, बार बार गर्म पानी पी कर ही मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले वैसे कई बार किया है। लेकिन इस बात को सुनकर यहाँ पर विधवा महिला को उसकी गरीबी का अंदाजा हो जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है जो बुखार को उतारने के लिए गर्म पानी का सहारा ले रहा है, यानी कि पैरासीटामोल खरीदने के भी उसके पास पैसे नहीं है। वह सोचती है कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बीमार होकर मर भी सकता है और अगर ये मर गया तो उसके बाद आफत हो जाएगी। इसी वजह से वह उस पर तरस खाती और कहती है कि कोई बात नहीं तुम लेटो, और उसके बाद उसके माथे पर गीली पट्टी रखती है और कहती है कि इसे बदलते रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। यहाँ से वह सीधा मेडिकल स्टोर पर जाती है, वहाँ से उसके लिए दवाई लेकर आती है और उन दवाइयों को उसे देती है, कहती है कि ये लो दवाइयाँ और अब अच्छी तरह से अपना ख्याल रखना और मैं बीच में आती रहूँगी, खाना खाया या नहीं खाया। तो वो कहता है कि नहीं मैडम कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तभी जो महिला होती है वह अपने घर जाती है, घर जाकर उसके लिए सूप बनाती है, सूप बनाकर उसे लाकर देती है और उसे सूप पिलाती है, कहती है कि ये लो इसे पी लो और आज शाम का खाना मैं ही तुम्हारे लिए बना दूंगी, थोड़ी देर में तुम्हारा बुखार उतर जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऐसे ही होता है, थोड़ी देर में उसका बुखार उतर जाता है और जो सीमा होती है वह उसके लिए खाना बनाकर लेकर आती है। अब जैसे ही खाना बनाकर उसे खिलाती है और बार बार उसकी तबीयत का ख्याल करती है तो यहाँ पर जो लड़का होता है वह समझ जाता है कि जितनी बुरी मैं इसे समझता था उतनी बुरी नहीं है, और उसके बाद वह उसकी और भी ज़्यादा इज्जत करने लगता है। इसके बाद जो सीमा होती है वह उससे कह देती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो जब तक तुम बीमार हो मेरे यहाँ पर ही खाना खा लिया करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो लड़का होता है वह पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो जिद करती है तो वह भी मान जाता है। यहाँ पर जो अभिषेक होता है अब जब वह वहाँ पर खाना खाने लगता है तो उससे कह दिया करता है कि मैडम कोई काम हो तो मुझे काम भी बता दिया करो, आप मेरे लिए खाना बना रही हो तो इतना फर्ज तो मेरा भी बनता है। उसके बाद विधवा महिला भी उसे काम बताने लगती है और जब वह घर के काम को करने लगता है, यानी कि जैसे कोई बाहर का काम होता है, बिल वगैरह भरना हो या कोई मार्केट से सामान लेकर आना हो या इलेक्ट्रिशियन वगैरह को लाकर घर के कोई सामान को सुधरवाना हो, तो उसी वजह से वो कह देती है कि ठीक है जब भी मैं दो लोगों का खाना बनाया करती हूँ तो तुम्हारा बना लूंगी, तुम अलग से चूल्हा मत चलाया करो। उसके बाद दोनों के अंदर जो दोनों होते हैं वो एक ही साथ
साथ सुबह शाम बैठने लगते हैं खाने के बहाने से, और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिन रिश्तों के बारे में उन लोगों ने सोचा भी नहीं था। यानी कि एक परिवार का सा रिश्ता हो गया था। यहाँ पर वह उसे मैडम कहकर पुकारा करता, और जो विधवा महिला थी वह अभिषेक कहकर उसे सारे काम करवाया करती, कहा करती कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। यहाँ तक कि कभी कभी जब वह आने में लेट होया करती स्कूल से, तो वह अपने बेटे को उससे ही बुलवा लिया करती है। दोनों के नंबर एक दूसरे के पास थे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीता है, और कुछ समय बाद अचानक से एक दिन उसके पिता का फोन आता है। जो पिता होता है अभिषेक का, वो कहने लगता है कि बेटा देखो, ये आखिरी बार है, और इसके बाद तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं दोबारा से तुम्हें एक आध मौका और दे दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकता। अगर इस साल में तुम्हारा कुछ होता है तो ठीक है, वरना यहाँ पर आ जाना, और मैं अब तुम्हें अपनी खेती बाड़ी में लगाकर कुछ और काम देखूंगा, क्योंकि बेटी की शादी भी तो करनी है। इस बात को सुनकर अभिषेक उदास तो होता है, लेकिन पिता से कहता है कि ठीक है पिताजी, आखिरी मौका आप मुझे दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब वह उदास होता है तो विधवा महिला जो सीमा होती है वो उसके चेहरे को पढ़ लेती और पूछती है कि अभिषेक क्या बात है, आज तुम काफी खोए खोए से लग रहे हो। तो उसके बाद अभिषेक बताता है कि मैडम ऐसे ऐसे पिताजी का फोन आया था और वो कह रहे थे कि आखिरी मौका है तुम्हारे पास। तो उसके बाद सीमा जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, आखिरी मौका तो है और इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ, जी भर के मेहनत करो और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम पास कर लोगे। इस बात को सुनकर जो अभिषेक होता है वह कहता है कि ठीक है मैडम, देखता हूं, लेकिन लगता है मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। वो उसे मोटिवेट करती है और मोटिवेट करने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, कहती है कि भाई तुम्हें ये मेहनत करनी है, वो मेहनत करनी है, और उसे अलग से टाइम भी दिया करती। और कुछ अपने दोस्तों से, यानी कि जो उसके स्कूल के टीचर दोस्त थे, उनके थ्रू कुछ नोट्स वगैरह भी उसे प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह दिन रात एक करके मेहनत करता है, लेकिन जैसे उसे एग्जाम को लगभग 1 महीना होता है तो 1 महीने पहले अचानक से अभिषेक जब कोचिंग से वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि जो मैडम थी, मालकिन थी, मकान मालकिन, उनका एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट होने के कारण वह आईसीयू में भर्ती हैं। उनका जो बेटा था रोहन, वह पड़ोस की एक महिला के पास था, और इस बात को सुनकर वह एकदम से अंदर तक हिल जाता है। उसके बाद वह रोहन को अपने साथ लेता है, सीधा हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर से उसकी तबीयत को देखने लगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि इसने उसे यहाँ पर अपनापन का महसूस करवाया था, और वह आज हॉस्पिटल के अंदर है और उसका बेटा बाहर रो रहा है। उसके बाद वह बच्चे को संभालता, कहता है बेटा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा और तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा, कोई बात नहीं। इधर डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब से पूछता है डॉक्टर साहब अब कैसी तबीयत है। तो वो कहता है कि थोड़ी देर में हम इसे शिफ्ट करने वाले हैं, वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन इनकी दवाइयां लंबी चलेंगी, इनको फ्रैक्चर आ गए हैं बॉडी में कई जगह, क्योंकि इनका एक्सीडेंट जो हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है अभिषेक, वह अब उसके बाद जैसे वो उसे जनरल वार्ड में या फिर प्राइवेट रूम में शिफ्ट करते हैं, तो उसके बाद उसके पास चला जाता है और वहां पर जाकर जिस तरह से कभी उसने उसका ख्याल रखा था, इस तरह से हॉस्पिटल में ख्याल रखने लगता है। उसके बेटे के लिए खाने पीने का इंतजाम करता है, और जैसे उसे होश आता है तो वो कहती है कि अभिषेक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो एग्जाम नजदीक है ना। तो उसके बाद कहता है कि मैडम एग्जाम कोई बात नहीं, एग्जाम मैं दे लूंगा, लेकिन आपकी तबीयत ठीक होनी जरूरी है। उसके बाद लगभग 5 दिन तक तो वह हॉस्पिटल में रहती है, लेकिन इसके बाद जब घर जाती है तो उस टाइम पर भी काम धंधा करना उसके इतनी बस की नहीं था। स्कूल से उसे लीव मिल गया था, लेकिन घर का काम भी तो करना होता है, अब उसको कैसे करे। यहाँ पर जो लड़का अभिषेक होता है वो कहता है कि आप चिंता मत करो, घर के पूरे काम को मैं कर लूंगा। और उसके बाद वह अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाता है, उसको दवाइयां वगैरह देता है, यहाँ तक कि वॉशरूम तक भी वह उसे अपने साथ पकड़कर ले जाया करता है, और उसके बाद उसकी बहुत सारी सेवा करता है। अब इस सेवा को देखने के बाद यहाँ पर जो महिला होती है उसके मन में अभिषेक के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वह मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। इधर यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह भी जब उसकी सेवा करता है, उसको उठाता है, पकड़ता है, तो वह भी जवान और खूबसूरत थी, तो उसके मन में भी उसके लिए प्यार जगाता है, लेकिन अभी कोई भी किसी से नहीं कहता है। यहाँ पर जब कुछ दिनों वो ठीक हो जाती है तो उसके बाद उसका एग्जाम जो होता है वह देने के लिए जाता है, और उसके बाद जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आता है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो फेल हो गया है, और जैसे ही वो फेल होता है तो उसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है उसी घर के अंदर। यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं अभिषेक, क्या हुआ, आगे फिर मौका है, 1 साल तो अभी और बचा हुआ है तुम्हारे पास, और इस बार तुम पक्का पास हो जाओगे। लेकिन वो कहता है कि मैडम मैंने आपको बताया था ना कि पिताजी अब बिल्कुल मुझे यहाँ पर नहीं रहने देंगे। उसके बाद वो कहती है कि बात तो करके देखो, वो रहने देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर वह पिता के पास फोन करता है और उन्हें बताता है कि पिताजी इस बार भी मेरा नहीं हुआ, लेकिन एक मौका और दे दो, 1 साल और मैं कोशिश करना चाहता हूँ।
लेकिन तभी जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा हमारे बस की नहीं है, 5 साल तुझे हो गए हैं कोशिश करते हुए, और 5 साल में जब कुछ भी नहीं हुआ तो 1 साल में और क्या हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तेरी बहन की भी शादी करवानी है और ये खर्चा वो खर्चा है, और तू ऐसा कर वापस आ जा, वरना हम तुम्हें पैसे एक भी नहीं देंगे। ऐसा कहकर पिता फोन काट देते गुस्से में। लेकिन इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह पूरी तरह से उदास हो जाता है और आंखों में आंसू भर लाता है। यहाँ पर जो सीमा होती है वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वह बताता है कि पिताजी ने ऐसा ऐसा बोल दिया है कि हमारे पास अब एक भी पैसा नहीं है। इसके बाद जो सीमा होती है उसने सेवा की थी, तो वो कहती है कि चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पैसे मैं दूंगी और तुम 1 साल और मेरे कहे से ट्राई करो, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारा एग्जाम रहा है। अगर मैं बीमार ना पड़ती, मेरा एक्सीडेंट ना होता, तो उसके बाद तुम भी आराम से अपना एग्जाम निकाल लेते, मुझे विश्वास था, क्योंकि तुम अच्छी तरह से पढ़ा लिखा करते थे। इसके बाद जो अभिषेक होता है वो कहता है कि मैडम नहीं, रहने दो, मैं वापस ही चला जाता हूं। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है। अब जब पसंद होने वाली लड़की, यानी जिसको पसंद किया करता है, वह अपनी कसम दे दे तो उसके बाद भला कैसे मना कर सकता है। वह अपने पिता को फोन करता है, कहता है कि पिताजी पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, क्या आप मुझे 1 साल और दे सकते हो, आपसे मैं 1 भी रुपए नहीं मांगूंगा। तो इस बात को सुनकर जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें 1 साल दे देंगे, लेकिन मुझसे पैसा मत मांगना। उसके बाद जो पिता होते हैं वह तो वहां पर रह जाते हैं और जो अभिषेक है वो वहीं पर रहकर दोबारा से तैयारी करने लगता है मकान मालकिन के कहने पर, और सारा पैसा वो खुद से खर्च करती है, ना ही उसे किराया देना होता है और उसके खाने पीने का भी ख्याल खुद से रखती है। 1 साल भर ये दोनों इस तरह से रहते हैं जैसे कि एक ही घर के अंदर दोनों प्यार करने वाले 2 इस तरह के लोग रहते हों जो कि एक दूसरे से कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर मन ही मन में इन दोनों को पता था, ये दोनों एक दूसरे से अपने परिवार की सारी बातों को शेयर किया करते थे। इधर जो विधवा महिला सीमा होती है वह भी अपने पति के बारे में वो पल उससे साझा किया करती थी जब उसके पति ने आखिरी सांस ली थी और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो बातें भी बताया करती है कि उसके अलावा पति के अलावा कोई भी इस दुनिया में नहीं था और उसके बाद वह अकेली अपने जीवन को जी रही है। किराएदार भी वो इस वजह से रखा करती है ताकि उसे सिक्योरिटी फील हो सके। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो खिंचाव था वह कुछ ऐसा बढ़ जाता है कि इस साल के अंदर उन दोनों के बीच में वो सारे रिश्ते जन्म ले लेते हैं जिनके बारे में इन दोनों ने सोचा भी नहीं था। दोनों एक दूसरे से पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और अब तो जो अभिषेक है वो उस घर के अंदर ही रहा करता है। लोग बातें भी बनाते हैं लेकिन उन बातों का ना तो सीमा पर कोई फर्क पड़ता है और ना ही अभिषेक पर कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें चलती हैं उन लोगों को वो चुप करा देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो अंत में जब एग्जाम कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद अचानक से जो अभिषेक होता है उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है। तो अभिषेक को अर्जेंट में गाँव जाना पड़ता है। वह गाँव जाता है और गाँव जाने के बाद अपने पिता के हाल चाल को देखने लगता है। लेकिन जैसे उसका पिता ठीक होता है तो उसी दौरान उसका एकदम से रिजल्ट आता है जब वह गाँव में होता है और उसे पता चलता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। अब जैसे सरकारी नौकरी अभिषेक की लगती है तो उसके बाद वह बड़ा ही खुश होता है और अपने माता पिता को एक खबर देता है। लेकिन जो माता पिता होते हैं वो एकदम से कहने लगते हैं कि बेटा अगर सरकारी नौकरी लग गई तो बड़ा ही अच्छा हुआ और तेरी बहन के साथ साथ तेरे लिए भी रिश्ता देख लेंगे, दोनों की शादी एक साथ ही हो जाएगी। अब जैसे शादी की बात आती है तो उसे ख्याल आता है सीमा का, क्योंकि सीमा के साथ वह जीने मरने तक की कस्में खा चुका था। लेकिन सीमा उससे कहा करती थी कोई बात नहीं, जब तक हम साथ हैं तब तक ही हमारा रिलेशन रहेगा और उसके बाद हमारा रिलेशन टूट जाएगा। जब वह देखता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल गई है और वो भी सीमा की वजह से मिली है, हो सकता है उसकी मेहनत रंग लाई हो, और इसी वजह से वह अपने घर वालों से कहता है कि ठीक है मैं वहां पर जाता हूं। सीमा को भी अब तक ये बात पता चल गई थी क्योंकि अड़ोस पड़ोस के किसी व्यक्ति ने बता दिया था कि जो लड़का था उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। तो उसके बाद सीमा भी मिठाइयाँ बांटती हैं चारों तरफ, और जब यहाँ पर सीमा मिठाई बांटती है तो लोग बातें तो बनाते हैं लेकिन उन बातों का सीमा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो लड़का होता है वह भागा दौड़ा वहाँ पर आता है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के में, और वहाँ पर आने के बाद सीमा को एक खुशखबरी देता है। तो सीमा बताती है कि मुझे पहले से ही पता है और बहुत अच्छा किया। लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि माता पिता शादी के लिए कह रहे थे, और इस बात को कहते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। लेकिन तभी यहाँ पर जो सीमा होती है वो कहती है अपनी आंखों में आंसू लेकर कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और ना ही ये कहूंगी कि नहीं तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, तुम मेरी तरफ से पूरी तरह से आज़ाद हो, जहां तुम्हारे घर वाले कहें वहां पर शादी कर लो। लेकिन तभी जो लड़का है वो कहता है कि ऐसा कैसे कर लो।
मेरी सरकारी नौकरी पर, मेरी ज़िंदगी पर तुम्हारा हक है, क्योंकि शायद उस दिन, जिस दिन मुझे बुखार आया था, तुम मुझे देखती नहीं तो शायद मैं बच नहीं पाता, और उसके बाद जब मेरी हिम्मत टूट गई थी तो आज मैं कहीं पर खेती बाड़ी करता रहता। अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं करती, मेरा साथ नहीं देती, तो मैं बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाता। और लोग कहा करते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मेरे पीछे तुम्हारा हाथ है, तो इसीलिए मेरे आगे के जीवन पर भी तुम्हारा हक है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। सीमा मना करती है कि लोग अभी भी बातें बनाया करते हैं और आगे भी न जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे और तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। मैं उम्र में तुमसे कम से कम 5 साल बड़ी हूं। तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और जिंदगी भर तुम्हारा और रोहन का ख्याल रखना चाहता हूं। इस बात को सुनकर जो सीमा होती है वह भी रोक नहीं पाती अपने आप को और एकदम से इस लड़के अभिषेक के गले लिपट जाती है। उसके बाद जो रोहन होता है वह अपने घर वालों को ये बात बताता है। घर वाले पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब वो कहता है कि अगर मैं ये नहीं होती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता, तो उसके बाद वो लोग भी इस बात के लिए हामी भर लेते हैं। कहते हैं कि ठीक है बेटा, तेरी मर्जी है, तू सरकारी नौकरी लगा हुआ है, जो तेरा मन करे वो कर। उसके बाद अभिषेक और सीमा की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो सीमा है उसने अभिषेक के साथ मिलकर उसके गांव वाले घर को भी अच्छा घर बना दिया है और उसकी बहन की शादी भी उन्होंने मिलकर दोनों ने धूमधाम और रीति रिवाज से करवाई है। जब बहन की शादी हो जाती है तो उसके बाद ही वो अपनी शादी करवाते हैं। ये लोग खुशियों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।